कुछ रिश्ते जो हम बनाते हैं, कुछ रिश्ते जो हम ऊपर से खैरात में लेकर आते हैं। अपने बनाए रिश्तों को तो हम अपने हिसाब से जोड़ तोड़ गुणा भाग लगाकर कम ज्यादा भी कर लेते, लेकिन वो रिश्ते लेकर कहाँ जाए जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जुनेजा का घर भी कुछ ऐसे ही रिश्तों की जीती जागती मिसाल है। इनके यहाँ हर रोज होने वाली चिल पो का आनंद इनके पड़ोसी भी लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे संग और आज का आनंद आप भी लीजिए। देखो, हमने भाभी आपको कल ही कह दिया था कि कल हम कपड़े धोएंगे, तो कल छत खाली रखना। लेकिन देखो, आपने आज सुबह 9 बजे से ही पूरी छत भर दी। अब हम क्या कहें, ये रोज रोज की एक ही बात कहना मेरे बस की ना है। तो तुम थोड़ा चुप ही रहा करो मीनू, वही बढ़िया रहेगा। अब अपने आप पर आई तो बुरा लगने लगा। और कल मेरा रानू पूरे 15 मिनट दरवाजे पर खड़ा रहा। क्या मजाल कि किसी ने दरवाजा खोला हो। अरे हम ऊपर रहते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? अगर जरा दरवाजा खोल दोगे तो घिस नहीं जाओगे तुम लोग? अच्छा, तो मतलब हम नीचे रहते हैं तो दरबान बन जाए क्या? अरे सीधी सी बात है भाभी, जाने आने का टाइम होता है। आप खुद देखो 11 बज रहे थे, ये कोई वक्त है घर आने का? हमारे मोनो को परमिशन नहीं है 9 बजे के बाद कहीं बाहर जाने का। जैसे तुम्हारे यहाँ तो सब 8 बजे सो जाते हैं ना। और मोनो की परमिशन की तो बात ही ना करो, हमारा मुंह बंद है, बस बंद रहने दो। अरे मीनू, ऊपर कपड़े डालने गई हो तो सुखाकर प्रेस करके नीचे उतरोगी क्या? 1 घंटे से ज्यादा हो गया बहस सुनते हुए। अब जब सामने वाले को नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा। हाँ भैया, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। अपनी बीवी की कभी कोई गलती देखी नहीं जाती, हमें समझाओगे आप? भाभी देखो, ऐसे आदमियों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती है। अभी गुस्से में कहीं मुंह से कुछ निकल गया तो ठीक है। किस सोच में पड़ गए आप? अरे ये तो इनके यहाँ की रोज की हल्की फुल्की मिट्टी खट्टी प्यारी न्यारी सी नोक-झोंक है। इसकी आगे क्या होगा इसका नजारा भी आपको दिखा देते हैं। प्रिया बेटा, दरवाजा लगा लो, हम अभी जा रहे हैं, जरा मंदिर दिया लगाएं। शाम हो गई है, समय ठीक नहीं है, हम ही को ध्यान रखना है। ऊपर वालों के लिए तो ये धर्मशाला है, जो आए और खोल के चल दिए। अरे ये तक नहीं जानते कि गेट हल्का सा फेर भी दे, कभी कुत्ता कभी गाय अंदर घुसे चले आ रहे, सब गंदगी कर जाए, है ना? नौकरानी करेगी साफ। मम्मी अब जाओ ना, आपको देर हो रही ना। ताई जी अभी अंदर होंगी, वो नहीं सुन रही होगी आपकी बात। अच्छा ऐसा है क्या? तो बीना मेरी एकदम समझदार बेटी है। हाँ, दिया लगाने मंदिर ही जाना ठीक है। ज्यादा ना बोल। इतना बोलकर मीनू जी अपना दिया लेकर निकल जाती हैं। लेकिन अब वो दिया मंदिर के बजाय कहाँ लगना था, वह आप भी देख लीजिए। उधर ऊपर रिया अपनी चाची की बातों को सुनने के बाद, एक चाची भी क्या तिल का ताड़ राई का पहाड़ बनाती है, एकदम टेप रिकॉर्डर जैसे चालू हो जाती है, फिर बंद होने का नाम ही नहीं लेती। अरे तेरी चाची को बस मैं ही झेल सकती हूँ, कोई और होती ना तो कब की भाग गई होती। अब मीनू जी दिया लगाने के बजाय पहले अपनी ननद मीरा जी के घर जाती हैं, जहाँ पहले से उनकी पड़ोसन कमला बैठी होती है। अब आप ही बताओ जीजी, क्या ये ठीक बात है कि जब पहले कह दिया था कि छत खाली रखना, तो क्या भाभी को नहीं समझना चाहिए था? लेकिन नहीं, वो नहीं सुनेगी, मतलब नहीं सुनेगी, फिर चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों ना उतर आए। मीनू तुम सही कह रही हो। अरे क्या कह रही हो जीजी? आप तो खुलकर बोलो अगर हम कुछ गलत कह रहे हो तो। बताओ। अच्छा कमला जीजी, मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरे मुंह पे कह देना, हमें बुरा नहीं लगेगा। नहीं, तुम क्या कभी गलत कह सकती हो? हाँ, ये तो सीधे हरिश्चंद्र के खानदान से है ना, क्यों कभी गलत कहेंगी? इतना कहते हुए सीमा जी चप्पल उतार कर अंदर आती हैं। देखो भाभी, ये खानदान पर मत जाया करो, आपका आदर करते हैं इसीलिए कुछ नहीं कहते। ओह भैया, ऐसा आदर तुम्हें ही मुबारक हो। और कि चप्पल लेकर दौड़ोगी पीछे तब बेइज्जती मानी जाएगी। कमला जी, हम आपको बताएं, जब मेरा रानू छोटा था ना, कभी नीचे कुछ गिरा भी देता था तो क्या मजाल कभी इन्होंने उठा दिया हो, बल्कि ये चिल्लाती थी। और तो और हम इनके लिए छत क्यों खाली रखे? आप तो न्याय की बात करना कमला जी। देख रही हो जीजी, कहाँ से गड़े मुर्दे उठाकर लाती है हमारी प्यारी जेठानी जी। मतलब इनका रानू कब छोटा था, कौन से जमाने की बात करती है जीजी है? कमला जी दोनों के झगड़े सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें देखकर मीरा जी शर्म के मारे पानी पानी हुई जा रही थी। तभी मीरा जी के पति मनोज जी अपनी दुकान बढ़ाकर घर आते हैं। अब मीरा जी मनोज जी की तनी हुई भौएं देखकर समझ जाती है कि अब इन दोनों को यहाँ से भेजने का समय आ गया है। हाँ, सही है, सही कह रही हो आप। अच्छा जीजी, अब आप ही भाभी की साइड ले रही हो, ठीक है? अब हम छोटे हैं तो हमें ही हमेशा दबाया जाएगा। अच्छा, तुम्हें दबाया जा रहा है?
अच्छा मीनू और सीमा सुनो जरा, मैं कल वहीं आती हूँ, तब बैठकर बातें करते हैं। अभी जरा बिट्टू के पापा दुकान से आए हैं ना, तो उन्हें चाय पानी का पूछ लो। हाँ जी मैं तो चली। अरे ये तो मीनू है, रोज रोज चली आती है। अच्छा, तभी आप उस दिन सब्जी लाने का कहकर यहाँ बैठी मिली थी। और तुम तो आज मंदिर दिया लगाने गई थी ना। मीरा जी। मनोज जी की तेज आवाज सुनकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और तुरंत अपनी चप्पल पहनकर अपने घर का रास्ता नापती है। उधर मीरा जी रसोई में खड़े खड़े चाय बना रही थी और शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। मीरा जी लाई बस आ रही हूँ। मीरा जी फटाफट से चाय और रस्क लेकर अपने पति के पास पहुंचती है। अरे मीरा जी, इतनी भी जल्दी नहीं थी, आप आराम से बैठिए। चाय का क्या है, 10 मिनट बाद बन जाती। नहीं जी, बस बन गई, लीजिए ना। क्या चाय बनाती है मीरा जी, आपके हाथ की चाय का जवाब नहीं है। अपने पति के मुंह से ये सुनकर मीरा जी इमोशनल हो जाती हैं। न जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो आपको अपने पति के रूप में पाया। मेरे माँ बाप तो स्वर्गलोक चले गए, लेकिन आपके रूप में उनका अनमोल तोहफा मेरे पास आजीवन रहेगा। क्या बात है मीरा जी, आज तो आप बड़ी सेंटिमेंटल हो रही है। वैसे क्या कह रही थी आपकी भाभिया? अरे उनका तो अखंड पुराण आपको पता ही है। जब आज तक खत्म नहीं हुआ, तब क्या ही खत्म होगा। आज कमला भाभी के सामने भी इन दोनों ने मेरी इज्जत पानी में मिला दी। बाकी सब तो जानते ही थे, रही से ही कसर और पूरी कर दी। क्या बात कही है। अच्छा सुनो, वो बिट्टू के ससुराल वाले कल आएंगे। आज उसके ससुर साहब का फोन आया था। अच्छा जी, अचानक? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मीरा जी, वो शादी में होने वाले लेन देन की बात जरा सामने बैठकर करना चाह रहे थे, तो आप मुझे कल सुबह ही बता देना क्या क्या सामान की जरूरत रहेगी। ठीक है जी, मैं बता दूंगी आपको। अगले दिन मीरा जी अपने बेटे के ससुराल से आने वाले मेहमानों की तैयारी में लग जाती हैं। लो जी, बन गया बढ़िया पनीर लबाबदार, और ये रहा रायता। अरे राम, मैं कस्टर्ड में डालने के लिए फ्रूट्स तो इनसे कहना ही भूल गई। अब कहूंगी तो फिर इनको लाने में लेट हो जाएगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से रानू को फोन करके कह देती हूँ, वो लेता आएगा। मीरा जी अपने भतीजे रानू को फोन घुमाती हैं। प्रणाम बुआ जी, कैसे याद किया? अरे रानू बेटा, जरा कुछ फ्रूट्स की अर्जेंट जरूरत है, मुझे जल्दी से लाकर दे जाओ ना। ठीक है बुआ जी, अभी आते हैं। थोड़ी देर में रानू फ्रूट्स लेकर मीरा जी के घर पहुंचता है। थैंक यू रानू, लो बैठो, ये आइसक्रीम खा लो। अरे नहीं बुआ जी, बस चलते हैं, दुकान पर अभी बहुत काम है। अरे थोड़ा खा लो ना। तभी उसी गली से मोनू यानी कि रानू के चाचा का बेटा भी गुजरता है। अच्छा, मतलब रानू भैया की स्कूटी यहाँ खड़ी है, मतलब नंबर बनाया जा रहा है बुआ जी के पास। और बताओ रानू, सब ठीक है ना? दुकान ठीक चल रही है ना? ठीक है दुकान तो बुआ जी, लेकिन चाचा जी ने जैसे ही कोई ग्राहक देखा तुरंत इशारा करके अपने दुकान पर बुला लेते। अब बताओ, ये ठीक लगता है क्या? अच्छा, तो आप यहाँ चले आए बुआ जी के कान भरने बड़े भैया। अरे इतनी दुकान की फिक्र है तो जाइए ना, जाकर दुकान चलाइए। लेकिन नहीं, मैं बुआ जी का ही काम करने आया था, अब तुमसे तो उन्हें कोई उम्मीद है नहीं। अरे कोई बात नहीं, लड़ो नहीं। लो मनो, तुम भी आइसक्रीम खाओ। बुआ जी, पापा ने कभी ताऊ जी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज उसी का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। हाँ, जैसे हमारी प्यारी चाची जी ने मौन व्रत धारण कर रखा है। हाँ, क्योंकि उनके बदले का ताई जी जो बोल लेती है। अच्छा, तो मतलब अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम अपने ताऊ ताई को जवाब दोगे? अब बुआ जी, ताऊ ताई को क्या जवाब दे? कितनी बार पापा कह चुके हैं हिसाब कर लो, हिसाब कर लो, लेकिन इन्होंने करना ही नहीं है। हम लोग देखो, ये फटीचर फोन चला रहे, और इन लोगों को देखो एप्पल के फोन चला रहे बुआ। तब तक मीरा जी के बेटे बिट्टू के ससुराल से कुछ लोग आ जाते हैं। आइए बैठिए भाई साहब, मैं अभी बिट्टू के पापा को फोन करती हूँ, वो दुकान से आती होंगे। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। माफ कीजिएगा बेटा, हमने आप दोनों को पहचाना नहीं। तब तक मीरा जी अपने समधी विनोद जी के लिए पानी लेकर आती हैं। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, मेरे भाइयों के बच्चे। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुन रही हो बुआ जी, मेरे पापा क्या हिसाब करेंगे? जब सब कुछ दादाजी तुम लोगों को दे गए तो भी तुम सबको हिसाब चाहिए। ये एप्पल की बात कर रहा है मोनू। अच्छा, सब हमें दे गए? वाह भाई साहब वाह। मतलब ये तो आपको पता है कि किसने कितना माल दबा रखा है। अब बिट्टू भैया का बाद भरना है। बुआ जी, वो भी नहीं भरना चाह रहे ताऊ जी। अब विनोद जी दोनों की शक्ल देखते हैं, और मीरा जी अपने समधी के सामने शर्म के मारे जमीन में गड़ी जा रही थी। तभी मनोज जी भी दुकान से आ जाते हैं और दोनों को बैठे देख समझ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्ते समधी जी। आपको भी मेरा नमस्कार। मैं तो इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था, लगता है आपके ससुराल में खींचतान थोड़ी ज्यादा है मनोज जी। विनोद जी के मुंह से ये शब्द सुनकर मनोज जी निरुत्तर हो जाते हैं और गुस्से का घूंट पीकर रह जाते हैं।
आप दोनों ने अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर ली हो तो। और उन्हें हाथ से जाने का इशारा करते हैं। उनके जाने के बाद मनोज और मीरा जी बैठे हुए हैं। मीरा जी, ये क्या है आखिर? ये मसला आखिर कब हल होगा? आज हमारी कितनी किरकिरी हो गई। अरे रिश्ता जुड़ने से पहले ही हमारे बेटे के ससुराल में क्या मैसेज जाएगा? हाँ जी, आपसे ज्यादा तो आज मुझे बुरा लग रहा है। और अभी बिट्टू को पता चलेगा ना तो वो भी बहुत नाराज होगा। अरे मेरे दिमाग में तो ये चल रहा है कि बिट्टू की शादी कैसे निपटेगी भाई? पक्का शादी में ऐसे ही कलेश और फजीयत होनी है। कुछ तो तरीका होगा ही, ऐसे थोड़ी हम बेवकूफ बन जाएंगे। अरे हमारे इतने आदमी आएंगे, मेरी समाज में इतनी इज्जत है। बिट्टू के बैंगलोर से सारे दोस्त आएंगे, क्या कहेंगे? उसके मामा एकदम कंगले हैं। उनसे कह दो कि उनका बात हमें नहीं चाहिए, वो बस शांति रखे। सोच लिया मैंने, उनका हिसाब तो करना ही होगा, तभी बात बनेगी। आप देख लो मीरा जी, जो करना है, चाहे उनका हिसाब करो चाहे किताब करो, लेकिन शादी में कलेश नहीं चाहिए। अरे जरा से चूसे अभी ठीक से अंडे में से भी नहीं निकले और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैं तो सुनकर ही हक्का बक्का रह गया। वही तो मैं सोचती थी, बच्चे ठीक निकलेंगे तो बिगड़ी हुई बातें बन जाएगी, लेकिन ये और सोने पे सुहागा है। बस अभी 2-3 दिन बीतते हैं। इधर मीरा जी के दिमाग में लगातार गपड़तान चल रही थी। तभी वो अपने बड़े भाई मुकेश को फोन करती हैं। जी प्रणाम, कैसी हो आप? आज आपने कैसे याद किया? बड़े दिन हो गए, तुम आए नहीं, न जाने कब से बैठकर बात ही नहीं हुई। तो तुम आज शाम को घर आ जाओ, यहीं कुछ अच्छा बनाएंगे। और हाँ, सीमा और बच्चों को साथ में लाना भूलना नहीं। ठीक है जीजी, जैसा आप कहें, आज ही शाम को आते हैं। इतना कहकर मीरा जी अब दूसरा फोन अपने छोटे भाई राजीव को करती है। प्रणाम जीजी, कैसी हैं आप? अरे हम तो एकदम बढ़िया है। आज शाम को घर आना है और हाँ, मीनू और बच्चों को भी साथ में लाना। आज का डिनर यहीं है। क्यों दीदी, कोई खास बात? आज अचानक कैसे? मतलब अब जीजी के घर आने के लिए भी किसी खास बात की जरूरत है? बहुत बड़े हो गए तुम। हाँ, अरे नहीं जीजी, आज ही शाम को सबको आपके घर लेकर आता हूँ। इधर मुकेश जी अपनी पत्नी से मीरा जी के फोन के विषय में बात करते हैं। अरे सीमा, सुनो तो सही, अभी मीरा जीजी का फोन आया था, अपने घर आने का न्योता दिया है। अरे जरा धीरे बोलो, नहीं तो ये ऊपर वाले पहले चल देंगे साथ में। अब जीजी ने हमें बुलाया है तो हम चलेंगे। कुछ खास है क्या बुआ के घर आज पापा? हाँ, तू और जोर से बोल ले। अरे भाई, दीवार के भी कान होते हैं। वो देख, नीचे आंगन में खड़ी है प्रिया, वो भी सुन लेगी। उधर राजीव भी अपनी फैमिली को मीरा जी के घर से मिले निमंत्रण के बारे में बताता है। आज शाम को 5 बजे बिना ज्यादा खटर पटर के निकल चलना। मीरा जीजी का फोन आया था, वरना ये ऊपर वाली पार्टी पहले ही साथ चलेगी। ठीक है जी। शाम को 5 बजे पहले राजीव की फैमिली निकल जाती है। फिर मुकेश जी का परिवार भी अपनी मंजिल की ओर रवाना होता है। चलो, ये सही रहा। आज ये लोग कहीं गए थे तो हम लोग आराम से निकल आए। लेकिन ये क्या, दोनों का आमना सामना ठीक मीरा जी के घर के दरवाजे पर होता है और दोनों को ऐसा लगता है जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। बिना कुछ कहे दोनों परिवार अंदर जाकर बैठ जाते हैं। जीजी, आपने कैसे बुलाया आज यहाँ? हाँ जीजी, आज मैंने तुम दोनों को यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया है। खास काम? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। तब तक मनोज जी भी सबके लिए बढ़िया चाय लेकर आते हैं। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने बीच में चल रहे इस झगड़े को आज निपटा लो और बिट्टू की शादी में सब खुशी खुशी शामिल हो। जीजी, आपको लगता है मेरी तरफ से कोई झगड़ा है? तो मतलब मेरी तरफ से है? अरे छोटा सा था तू, तब से पापा जी के साथ दुकान पर बैठ रहा हूँ मैं। कहाँ कमी रह गई तेरे लिए? हाँ, तो दुकान पर बैठ रहे थे भैया, तो माल भी तो सारा अपने ही समेट लिया ना। आज हमारी हालत देखो, एकदम फटीचर वाली है। और नहीं तो क्या, हमारा मोनू वो सड़ी सी एक्टिवा लिए घूमता है और इसका रानू देखो KTM है, KTM उसके पास। मीनू, आदमियों के बीच में बोलना जरूरी है क्या? पिताजी सब कुछ तुम्ही को देखे, मम्मी जी का सोना भी तुम्हारे ही पास है, हमें क्या मिला? अच्छा चलो, अब ये बताओ क्या चाहते हो तुम दोनों? अब ये भी हम बताए जीजी, आप सबके सामने देख रही हो। अरे जो आपको अच्छा लगे वो हमें दे दो। वैसे भी ये कहाँ सुनेंगे मेरी, इनके यहाँ तो लुगाइयों की चलती है। क्या कहा? लुगाइयों की चलती है? अरे लुगाई बोल रही है आपकी देवर जी। और देख लो जीजी, साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता? एक काम करो, तुम दुकान भी रखो, मेरे हिस्से का घर भी रखो। हम बीवी बच्चों सहित कटोरा लेकर निकल जा रहे हैं और कहो तो तुम्हारे बच्चे और पाल देंगे, तुमसे नहीं पाले जा रहे तो। अच्छा ताऊ जी, अब आप हमें पालोगे? मोनू, तू छोटा है, छोटा ही रहे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी जब तक थी इतना रोती थी, यही कहती थी बहुत बड़ी गलती हो गई बड़ी के साथ जाकर। अच्छा, ये कब कहा मीनू?
तुम भी ना कहानियां बनाने में खूब उस्ताद रही हो। लेकिन ताई जी, आपसे अच्छी कहानी तो कोई भी नहीं बना सकता, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, बस तुम्हारी कमी रह गई थी बोलने में। अब जैसी शिक्षा माँ बाप देंगे वही तो बच्चे करेंगे। वाह भाई साहब वाह। अच्छा सुनो सुनो, मैंने तुम लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुनी और अब मैंने एक डिसीजन लिया है। मुझे समझ में आ गया है कि किसे कितना मिलना चाहिए। ये तो जब चित्रगुप्ता जी अपना बही खाता और कलम लेकर आएंगे ना तभी पक्का हो सकेगा। लेकिन आप लोग मुझे मेरा हिस्सा देकर फ्री कर दो, क्योंकि समाज में मैं अपने पिताजी की नाक थोड़ी ना कटने दूंगी कि उनकी इकलौते पोते की शादी में भात तक नहीं भरा गया। मीरा जी के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां बैठे सब लोगों को जैसे सांप सूंघ जाता है और सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। राजीव तुरंत उठकर मुकेश के पास जाकर बैठ जाता है। अरे जीजी, कैसा हिस्सा? आप भी ना कमाल करती हो। और हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई थोड़ी ना है। हाँ और नहीं तो क्या, हम दोनों के बीच का प्यार आपसे देखा नहीं जा रहा, इसलिए आप हमें लड़वाना चाहती हैं, है ना? सीमा जाकर मीनू और रानू जाकर मोनू के पास बैठ जाता है और गले में हाथ डाल लेता है। अब जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खटकेंगे ना जीजी। ये सब तो देवरानी जेठानी में चलता रहता है। और नहीं तो क्या बुआ, आप बिना तड़का बना रही हो बिना बात के। बुआ तड़का? रही बात आपके भात की तो हम बढ़िया भात देंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, अगर आप लोगों का मामला सुलझ गया हो तो मैं खाना लगाऊं? हाँ हाँ जीजी, हम भी आते हैं ना। हाँ जीजी, हम भी आपकी मदद करवाते हैं। इधर मनोज जी मामला सुलझता देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और मीरा जी को मन ही मन ग्रैंड सैल्यूट ठोक रहे थे। शर्मा परिवार में सुनीता अपने पति चंपक और इकलौते बेटे परम के साथ रहा करती थी। सुनीता एक सर्वगुण संपन्न गृहिणी थी। वो अपने साथ साथ अपने पति और बेटे का भी सारा काम करती थी और बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। अरे सुनीता, मेरा हल्दी वाला दूध कहाँ है? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया दूध? हाँ जी, अभी लाई। सुनीता जैसे ही किचन से बाहर आती है तो लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। अरे मम्मी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे कुछ नहीं, वो बस कल से पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो अभी जब किचन से निकली तो अचानक से लड़खड़ा गई। बाकी ठीक हूँ मैं। उफ़ो मम्मी, तो किसने कहा सबका काम आपको करने को? मुझे बताती, दूध मैं दे देता पापा को। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि काम मिल बांट कर करना चाहिए, पर आप अकेले लगी रहती हो। हे भगवान, तू कैसी बातें कर रहा है? मर्द लोग ये सब घर के काम करे, भला अच्छा लगता है क्या? ये औरतों के काम है, औरतों को ही करने चाहिए। आज मैं कर रही हूँ, कल को तेरी बहू आएगी तो वो करेगी। ऐसे ही तो समाज चलता है। क्या मम्मी, आप भी पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो? आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करती है। आजकल लड़के भी हाथ बांटते हैं और ये करना अच्छी बात है। सभी को अपने अपने काम खुद करने चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करती? मैं करवाऊंगी तो जरूर करेगी। और तू रहने दे, ज्यादा ज्ञान मत दे। अभी तक तेरे काम मैंने करे है ना, तो मेरे बाद तेरी बीवी करेगी। ठीक है, पहले बहू तो ढूंढ लो। हाँ सुनीता, अब बहू ढूंढ ही लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी। सुनीता परम के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में उसे शीतल नाम की एक संस्कारी लड़की मिल जाती है जो परम को भी बहुत पसंद आती है। सुनीता परम की शीतल से शादी करवा देती है। आओ बहू आओ, अब ये घर तुम्हारा भी है। जरा भी असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। धन्यवाद माँ जी। मम्मी, अब आप आराम करो, बहुत थक गई होंगी। वैसे भी अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ बेटा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। शीतल शर्मा परिवार में आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे परम जैसा अच्छा पति मिला था और साथ ही उसके सास ससुर भी काफी मिलनसार थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन में एक दिक्कत शुरू हो गई। उठो बहू, अरे बहू उठ भी जाओ, कितना सोओगी? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह यहाँ? अभी तो 5 बजे है, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं बस तुझे ये बता रही थी कि ये दूध वाले के आने का टाइम है। अभी मैंने दूध ले लिया है, इसको तू उबालने रख दे वरना खराब हो जाएगा। और कल से दूध लेना तेरा ही काम है। अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। हाँ जी ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। शीतल को बड़ा अजीब लगता है कि उसकी सास ने उसे सुबह सुबह ये बताने के लिए उठा दिया। हालांकि उस समय तो वो दूध उबालने रख देती है और बाकी काम में लग जाती है। उसका पूरा दिन घर के काम करते हुए गुजर जाता है। बहू
तेरे ससुर चाय मांग रहे हैं, इनके लिए जरा चाय तो बना दे। पर माँ जी अभी खाना बन रहा है, गैस खाली नहीं है, थोड़ा रुक कर दे दूं चाय। ये क्या कह रही है बहू, गैस खाली नहीं है तो पतीला उतार कर रख दे। और चाय बनने में कितनी देर लगती है? मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, वरना मैं ही बना देती। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। मैं ऑलरेडी नहाने के लिए लेट हो गई हूँ, अब चाय बनाऊंगी तो खाने में और देर लगेगी। और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। घर का अब सारा काम शीतल के ऊपर आ गया था, पर यह काम सिर्फ दिन तक होता तब भी सुकून था, लेकिन सुनीता तो उसे रात में भी उठा देती थी। बहू, ओ बहू, उठ भी जाओ बहू। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात में सब ठीक है ना? अरे बहू, मुझे तेज भूख लग रही है पर रोटी खत्म हो गई है, जरा मेरे लिए 2 रोटी तो बना दे। मेरे पैर में दर्द है, वरना मैं ही बना लेती। अच्छा माँ जी, बना देती हूँ। शीतल अपनी सास को रोटी बनाकर खिलाती है और फिर सो जाती है। सुबह 5 बजे दूध के लिए उसे फिर से उठना पड़ता है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब उसकी सास रात में किसी भी समय उसे कोई भी काम बता दिया करती थी, जैसे कभी तेल मालिश के लिए। बहू, बहू उठ जाओ। जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल मालिश तो कर दे। तो कभी सर दबाने के लिए। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा सिर तो दबा दे। कभी चाय बनाने के लिए। बहू, उठकर 1 कप इलायची वाली चाय तो बना दे फटाफट। अब शीतल इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो जाती है, उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ओ मेरी जान, कैसी हो? इधर तो आओ। दिमाग खराब ना करिए, सोने दीजिए मुझे। अरे क्या हुआ? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ क्यों रही हो? चिढ़ू ना तो क्या करूँ? कितने दिन हो गए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। माँ जी रोज रात में मुझे किसी न किसी काम के लिए उठा देती है और फिर सुबह 5 बजे से उठना ही पड़ता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में इंसान चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मम्मी से बात कर लेता हूँ। मम्मी, शीतल बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर रात तक काम में लगी रहती है, फिर रात में भी आप उसे उठा देती है। ऐसा तो मत करिए। आज तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो तुझे ख्याल नहीं आया कभी? ठीक है, मैं नहीं कहूंगी बहू से कुछ। ऐसा कर, तू आकर मेरा काम कर दिया कर रात में, और सुबह उठकर दूध भी ले लिया कर, क्योंकि मेरा तो हाल ऐसा बचा नहीं कि अब मैं ये सारे काम कर पाऊं। अरे पर मुझे तो 8 बजे ऑफिस जाना होता है ना। हाँ, तो फिर मुझसे शिकायत मत कर, समझा? जा सो जा चुपचाप जाकर। उनकी ये बातें शीतल भी सुन रही थी। वो सोचती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। शीतल उस रात से खुद जाकर किसी न किसी बहाने से सुनीता को उठा देती थी, ताकि वो परेशान होकर एक दिन खुद उसे मना कर दे। इस समय माँ जी गहरी नींद में सो रही होंगी, अभी जाकर उठाती हूँ। माँ जी उठिए ना, आइए आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू एकदम से कहाँ से आ गई? रोज रात को आपको चलकर आना पड़ता था, तो मैंने सोचा अब मैं ही आपके कमरे में आ जाया करूंगी। अब शीतल रोज सुनीता के कमरे में वक्त बेवक्त पहुंच जाया करती और कोई भी काम करने लगा करती थी, जिससे सुनीता घबराकर उठ जाती थी और कभी कभी डर भी जाती थी। वो कभी सुनीता का सर दबाने लगती, तो कभी चाय बनाकर ले जाकर उन्हें जबरदस्ती पिलाती, कभी उन्हें खाना देती तो कभी पानी। माँ जी ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। अरे बहू, आराम तो मैं कर ही रही थी, तू रोज मुझे उठाकर आराम करने को कहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ। हाँ। एक दिन शीतल सुनीता के कमरे के ठीक बाहर जाकर बैठ जाती है। उस रात जब सुनीता उठकर कमरे से जैसे ही निकलती है, तो शीतल को देखकर डर जाती है और गिर पड़ती है। हाय, मैं मर गई। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आपके लिए बैठी थी, मैंने सोचा रात में आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं तो बाथरूम जा रही थी, चल मुझे जरा पहुंचा दे। अरे मम्मी, क्या हो गया? आपकी चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता अब परम को पूरी बात बताती है, तो परम शीतल को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शीतल? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? आपको अगर मुझे डांटना है तो डांट लीजिए, पर माँ जी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं बरत सकती मैं। बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है।
अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब तुझे रोज आकर उठाती होंगी तो तुझे कैसा लगता होगा। तू फिर भी मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रही है, पर अब ना तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने सारे काम सोने से पहले कर कर ही सोऊंगी, ताकि मुझे रात में उठना ही ना पड़े। तू भी सुकून की नींद सो जा और मुझे भी सोने दे। पर माँ जी, आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो? अरे तो परम के पापा है ना, वो कर देंगे मेरी मदद। हाँ, तू सो जा बेटा। ठीक है, आप कहती हो तो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद से सुनीता कभी भी शीतल को रात में नहीं जगाती और फिर वो दोनों सुकून से रहते हैं। हाय रे, घर में पायल की छन छन की आवाज ना गुंजे तो लगता नहीं कि बहू आई है, लेकिन क्या हो कि घर पर सिर्फ छन 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 ही बजती रहे। बहू, घर में इतने सारे पायल पड़े हैं तो ये एक और क्यों? माँ जी, ये ना आजकल बहुत चल रहे हैं, ज्यादातर औरतें इन्हें ही खरीद रही है, इसलिए मैं भी ले आई। बहू, तू थक नहीं जाती क्या पायल खरीद खरीद के? तेरे पास पहले से इतने सारे हैं, तूने एक और क्यों खरीदा? माँ जी, इनमें और पहले वाले पायलों में बहुत अंतर है। ये वाले पायल बहुत ही हल्के हैं और इनकी आवाज भी ज्यादा है, देखिए। है ना इनकी बहुत ज्यादा आवाज। इसी आवाज से तो हम लोग परेशान हैं। शाम को बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे होते हैं। भैया जल्दी से बुक उठा ले, मम्मी आ गई। कैसे पता? मैं तो गेम ही खेलूंगा। बेटी जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लगती है कि तभी बहू कमरे में आ जाती है। बच्चों, तुम्हारे लिए मैं दूध लाई हूँ, इसको पी लो। और तुम अभी तक खेल रहे हो? गेम ही खेलते रहोगे क्या? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। बहन को देखो कितना पढ़ती है। पर माँ, ये तो मेरे साथ खेल रही थी, अभी आपके आने से पहले ही पढ़ने बैठी है। कैसी बात कर रहे हो? मुझे कैसे बंद दरवाजे के बाहर दिखेगा कि माँ आ रही है? हैं? बोलो। माँ, ये आपके पायलों की आवाज कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? इसी को सुनकर दीदी ने अंदाजा लगाया होगा। देखो मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? आज ही मैं नया खरीद कर लाई हूँ। माँ, अच्छी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी आवाज से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रहने दो, ऐसा भी नहीं है, तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रही होगी इसलिए नहीं पढ़ पा रही हो। जिनको पढ़ना होता है ना, वो कितने भी शोर में पढ़ लेते हैं, उनको आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? माँ, ध्यान तो तब दे पाऊंगी ना जब इसकी आवाज नहीं होगी, और वैसे भी सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, मुझसे शोर में नहीं पढ़ा जाता। माँ प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, जाती हूँ मैं, करो तुम लोग पढ़ाई, ठीक है? आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते अपने माँ बाप से। अगले दिन। क्या हो गया? सर में बहुत दर्द हो रहा है। टीना, सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके कहाँ चली गई तुम? अरे वो मंदिर गई हुई है, अभी आती ही होगी। मेरी नींद खराब करके मैडम खुद मंदिर गई हुई है। ओह, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, एक कप गरम चाय देना। ले, बहू आ गई। अभी कहाँ आई है? मुझे तो नहीं दिख रही, आपको कहाँ से दिख गई? मुझे दिखी नहीं है, लेकिन उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, पायल की आवाज तो मुझे भी आ रही है। लो, आई गई मैडम। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तो तुम ये पायल पहनना बंद करो, क्योंकि परेशान हो गया हूं मैं इनकी आवाज से। मेरी नींद खराब करके रख दी है इन्होंने। पर हुआ क्या? तुमको पसंद नहीं है क्या इसकी आवाज? कितनी अच्छी है, सुनो तो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं 2-4 पायल एक साथ पहन लूं, उससे ना आवाज और तेज आएगी और मेरे पैर कितने सुंदर लगेंगे। फिर तुम कहना, पुष्पा पैर जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे। हाँ हाँ, मत रखो। 4-5 पायल पहनकर पैर जमीन पर बिल्कुल मत रखो। क्या है ना, उनकी आवाज से सब डर जाएंगे। अरे यार, दिमाग में चुभती है ये आवाज, बंद करो ना प्लीज। लेकिन बीवी कहाँ मानने वाली थी, उसकी तो पायल छन 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 होती रहती है। हे भगवान, फिर से नहीं। माँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप मेरा नाश्ता वहीं भेज देना। अरे ठीक है बेटा।
तू तो भाग सकता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे सर पर तो सारा दिन छन छन होती रहती है। माँ जी, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप दोनों बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे गहने पहनना तो हर नारी का सपना होता है, असली श्रृंगार ही गहना है। और क्या, बहू बड़बड़ाती रहती है और सास वहां से निकल जाती है। फिर एक रात, मुझे सोने से पहले ही पानी ले आना चाहिए था। अब देखो आधी रात को किचन आना पड़ रहा है, कितना अंधेरा है। हे भगवान, क्या करूं? इतने में ननद को पायल की आवाज़ सुनाई देती है और ननद चुप हो जाती है। डर के मारे वो कोने में दुबक जाती है। कि इतनी रात को घुंघरू की आवाज, लगता है हमारे घर में कोई भूत भूत आ गया है। ये भूत तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करूं? भूत भूत, माँ यहाँ भूत है। भूत? कहाँ भूत है? हे भगवान, अच्छा हुआ तुम हो, नहीं तो मैं तो मरी जाती। तभी वहां सास आ जाती है। सास तो समझ जाती है कि ये भूत कौन है। क्या हुआ? कोई भूत वूत नहीं, पायल की आवाज तो बहू के पैर से आ रही है। क्या है छोटी, तुझे तेरे भाभी के पायल की आवाज नहीं पता जो इतनी डरी जा रही है? तभी पति हाथ में डंडा लेकर आता है। कहाँ है भूत? भूत की माँ की, मैं अभी उसका भूत निकाल देता हूँ। अच्छा, पायल की आवाज से डर गई। वो क्या है ना, मैंने पायल बदल ली थी तो पहले वाली आवाज नहीं आ रही होगी। यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं है। हाँ भाभी, इतनी रात को कोई घुंघरू पहनकर चलता है क्या? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा कोई भूत है। अरे वो तो मैं पानी पीने आई थी। इसका मतलब कोई भूत नहीं था, तुमने ऐसे ही मेरी नींद खराब कर दी। भूत भूत तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे असली का भूत होगा। देखो यहाँ टीना भूत है। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वापस सोने जाता हूँ, थोड़ा पानी कमरे में भी ले आना। भाभी, पहले ना आप ये पायल निकाल दीजिए, इतनी रात को इनकी आवाज सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये माने तब तो ना। अरे कितनी बार कहा पायल निकाल दे, देखा आज क्या हुआ? लेकिन माँ जी, इसमें मेरी गलती कहाँ है? मुझे क्या पता था कि ननद जी भी यहीं होंगी। और रही पायल की आवाज, तो पायल की आवाज से कौन डरता है? मुझे तो डर नहीं लगता। अगर ननद जी को डर लगता है तो इसका मतलब है कि वो डरपोक है। मैं चली कमरे में सोने। वाह भाभी, क्या बात है, बिना बात की चढ़ी जा रही हो। अरे पायल पहनो, लेकिन ऐसी भी ना लगे कि घर पर 24 घंटे दिन में मुजरा चल रहा हो और रात में चुड़ैल नाच रही हो। ऐसा ही है तो भाभी को आज से बाहर वाले कमरे में ही रखो, ये घर के अंदर रहने लायक नहीं है। हाँ, बहन सही बोल रही है, डर के मारे मुझे भी नहीं आती। ऊपर से बेड पर पायल चुपती रहती है। हाँ माँ, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाती। माँ बाहर रुकेंगी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं, बाहर वाले कमरे में अकेले मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है। कोई और ऑप्शन है क्या? है ना, तो पायल पहनना छोड़ दे फिर। क्यों? हाँ, मुझे मंजूर है, पर मुझे बाहर वाले कमरे में नहीं जाना। भाई, बहू को भी डर लगता है। कानपुर शहर में शर्मा परिवार रहा करता था। शर्मा परिवार में विमला जी थी, उनके 2 बेटे मदन और राहुल थे और उसकी बड़ी बहू तारा भी थी। विमला को तारा से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उस घर में तारा की ही चला करती थी। घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तारा, जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम कर ले। कौन आ रहा है माँ, जिसकी इतनी मेहमान नवाजगी करने की तैयारी चल रही है? अरे तेरी मौसी आ रही है अपनी पूरी फैमिली के साथ। नाश्ता तो ठीक है, पर चाय की जरूरत नहीं है। क्या मतलब चाय की जरूरत नहीं है? तो क्या खाली नाश्ता कराएंगे उन लोगों को? नहीं, लेकिन चाय बनाने में बहुत समय लगता है और गर्मी भी बहुत है, इसलिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवा लीजिए। इतना भी क्या आलस करना है? 5-6 कप चाय बना लेगी तो मर नहीं जाएगी तू? घर की चाय ज्यादा अच्छी है या बाहर की मिलावटी कोल्ड ड्रिंक? नहीं माँ, तारा सही कह रही है, कोल्ड ड्रिंक ही सही रहेगी, गर्मी बहुत है, ऐसे में कुछ ठंडा ही सही रहेगा।
पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला दी है। हैं? तुम लोग इसकी हर बात मानने को तैयार रहते हो। थोड़ी सी मेहनत करके मेहमानों के लिए अगर चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा। अरे माँ, आप भी कैसी बात करती हो? सिंपल सी बात है, गर्मी में मेहमान कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतनी गर्मी में आपको चाय अच्छी लगती होगी पर सबको नहीं लगती। और बस तारा भाभी यही तो कह रही है। हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक है, ज़्यादा अपनी भाभी की तरफदारी मत कर। तुम लोगों को तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। विमला को बस इसी बात से चिढ़ थी कि सब तारा की बात मान लेते थे। ऐसे ही एक बार उनके मोहल्ले में चोरियां होनी शुरू हो जाती है तो विमला तारा से कहती है, अरे बहू, मोहल्ले में चोरियां हो रही है, ला अपने सारे गहने मेरे पास रखवा दे, वरना तेरे गहने भी चोरी हो जाएंगे। तू तो ध्यान से रखती भी नहीं। ला मुझे दे दे, मैं ध्यान से रख देती हूँ। आपके पास रखने से चोरी नहीं होंगे क्या? चोर अगर हमारे घर में आएगा तो वो तो चोरी करके ले ही जाएगा, चाहे मेरे पास हो या आपके पास हो। सही तरीका ये है कि हमें इन गहनों को बैंक के लॉकर में रख देना चाहिए ताकि अगर चोर आए भी तो चोरी ना हो पाए। अरे कभी तो मेरी मान लिया कर, हमेशा मेरी बात काट देती है। नहीं माँ, तारा सही कह रही है। आप लोग अपने सारे गहने बैंक के लॉकर में रख दे, वहीं सेफ रहेंगे और चोरी का कोई डर भी नहीं रहेगा। तारा बिल्कुल सही कह रही है। हे भगवान, क्या करूं, मेरे बेटे तो कभी मेरा साथ ही नहीं देते। इन लोगों को कौन समझाए कि बैंक वाले भी चोर ही होते हैं। अगर वहां भी चोर पहुंच गए तो इससे तो अच्छा है ना कि सोना घर में ही सेफ रहे। इन लोगों को बस बहू की बात ही सही लगती है। अरे माँ, भैया आपकी भलाई की बात कर रहे हैं, आप भी तो हमारी बात समझा करो। अरे चुप रह तू, मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चल रहा है। तुम लोगों के सामने मैं ही गलत हूँ। विमला परेशान हो चुकी थी। अब वो अपनी छोटी बहू लाना चाहती थी जिस पर वो हुक्म चला सके। एक दिन वो राहुल की शादी के लिए लड़की देखने जाती है। लड़की का नाम था प्रगति, लेकिन वो सीधी सादी नहीं बल्कि तेज तर्रार थी। और बेटी, क्या क्या बना लेती हो? माँ जी, मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है। अरे क्या क्या बना लेती हो बेटी, वही तो पूछ रही हूँ। मैं मुंह बना लेती हूँ, उल्लू बना लेती हूँ और कभी कभी मूड खराब होने पे ना दिमाग का दही भी बना देती हूँ। मेरी बेटी ना बहुत ही मजाक किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बड़ों का सम्मान करती हो। आजकल की लड़कियां तो अपने संस्कार भूलने लगी हैं। तुम संस्कार जानती हो या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सबका आदर करती हूँ, मुझे मेरे संस्कार अच्छे से मालूम है। तभी उनके घर में आस पड़ोस की कुछ औरतें आ जाती हैं और उसकी माँ किसी बात पर झगड़ने लगती है। अरे गंगा बहन, बहुत हो गया। तुम लोग रोज रोज ऐसे कूड़ा बाहर फेंक देती हो और वो कूड़ा उड़कर हम सबके घर के बाहर आ जाता है। अभी आप लोग जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी मेरे घर मेहमान आए हैं। ओहो, तुम्हारे मेहमानों को भी तो पता होना चाहिए ना कि तुम लोग कैसे रहते हो। आस पड़ोस में कितनी गंदगी फैला रखी है। ये सब विमला और प्रगति भी सुन रहे थे। प्रगति उठकर पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, ये क्या शोर मचा रखा है आप लोगों ने? माँ ने कहा ना भी घर में मेहमान आए हैं, सुनाई नहीं देता क्या आप लोगों को? और कूड़ा हमने अपने घर के सामने फेंका था ना, अगर वो उड़ गया तो उसमें हम क्या करें? प्रगति उन लोगों को वहां से भगा देती है। माफ़ कीजिएगा माँ जी, क्योंकि ये लोग ना रोज़ रोज़ आकर मेरी माँ को परेशान करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें भगा दिया। मैं तो इसे बड़ी सीधी समझ रही थी, पर यह तो बड़ी तेज़ है। पर ठीक ही है, अगर घर में सीधी बहू आएगी तो तारा उसे भी अपना गुलाम बना लेगी। तारा के लिए तो ऐसी ही देवरानी सही रहेगी जो उसको मज़ा चखा सके। अब जाकर मेरी इच्छा पूरी होगी, अब आएगा मज़ा। अब मिलेगा शेर को सवा शेर। बहन जी माफ़ करना, ये पड़ोसी तो ऐसे ही है, बिना बात लड़ने आ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए थी। बहुत बढ़िया बहन जी। दोनों परिवारों की सहमति से राहुल की शादी प्रगति से हो जाती है। शादी के बाद विमला प्रगति को उसकी जेठानी के बारे में सब बात समझा देती है और किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन के लिए रहने चली जाती है। तो समझ गई ना, अपनी जेठानी की कठपुतली मत बन जाना। तेरी जेठानी ना बहुत तेज़ है, तो उसे संभल कर रहना, वरना वो तो तुझे नचा कर रख देगी। फिर मत कहना कि मैंने नहीं बताया था। हाँ माँ जी, समझ गई। आप निश्चिंत होकर जाइए, आप तो बस देखती जाओ कि जेठानी कैसे मेरे इशारे पर चलती है। विमला चली जाती है। इधर मदन और राहुल प्रगति को घर में कंफर्टेबल फील कराने के लिए उससे बात करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जो कि तारा को पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि उसे इग्नोर किया जा रहा है।
आज का खाना तो बहुत स्वाद बना था, मजा ही आ गया। हाँ भैया, सही कहा आपने। आखिर मेरी बीवी ने बनाया है तो अच्छा तो बनाया ही होगा। तारा ये सारी बातें सुनती है और मन ही मन सोचती है, ओह अच्छा, अब इन लोगों के लिए कल की आई लड़की ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। अब तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आई बड़ी मेरी जगह लेने वाली। अब तुम देखती जाओ देवरानी जी, कल क्या होता है। तारा एक प्लान बनाती है और जानबूझ के ऐसा दिखावा करती है जैसे वो अपने आप से बात कर रही हो, ताकि उसकी ये बातें प्रगति सुन ले। मैं तो कल आराम से सोऊंगी ताकि सुबह का सारा काम प्रगति को ही करना पड़े। कम से कम देवरानी के होने का फ़ायदा तो उठाया जाए। अब तो कल मुझे आराम मिलेगा। तारा जानबूझकर ये बात ज़ोर से बोलती है ताकि प्रगति सुन ले, और होता भी यही है। प्रगति सब सुन लेती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा तो मेरी जेठानी मुझसे सारा काम करवाना चाह रही है। कितनी बुद्धू है। इन्हें लगता है कि इनकी ये प्लानिंग मेरे खिलाफ चल पाएगी। अगर आप चालाक हैं तो मैं महा चालाक हूँ। आपका पाला गलत इंसान से पड़ा है जेठानी जी। अब तो आप देखती जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। अगली सुबह प्रगति आराम से देर तक सोती रहती है ताकि उसे कोई काम ना करना पड़े। पर जब वो 9 बजे उठती है तो देखती है तारा ने सारा काम निपटा दिया है और राहुल और मदन ऑफिस जा रहे हैं। राहुल, ये प्रगति अभी तक उठी क्यों नहीं? तुम्हें उससे बोलना चाहिए ना। देखो तुम्हारी भाभी सुबह से काम में लगी हुई है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि बड़ी बहू काम कर रही है और छोटी अभी तक सो रही है। जाओ जाकर उठा दो छोटी बहू को। ठीक है भैया, मैं प्रगति से बात करता हूँ। वैसे वो ऐसी है तो नहीं, लेकिन जो किया है वो किया भी तो गलत ही है। ऐसे सुबह तक सोना सही नहीं है। भाभी सुबह से मेहनत कर रही हैं। राहुल अपने कमरे में जाता है और प्रगति से कहता है, ये कोई वक्त है अभी तक सोने का? देखो तो सही क्या टाइम हो रहा है। ऐसा अच्छा लगता है क्या? बड़ी भाभी काम कर रही है और तुम सो रही हो। ये आप क्या कह रहे हो? भाभी ने तो कहा था कि आज वो लेट सोकर उठेंगी। वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद ये शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ये बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। माँ जी सही कह रही थी, मेरी जेठानी तो बड़ी तेज़ है। इन्होंने मुझे सबके सामने कामचोर बना दिया। अब मैं कल टाइम पर उठूंगी और देखती हूँ अब ये क्या करेगी। वहीं बाहर तारा प्रगति की डांट सुनकर हंसने लगती है। देवरानी जी, अभी तो शुरुआत है, देखती जाओ आगे आगे होता है क्या। अब अगले दिन जब प्रगति सुबह से उठकर सारा काम करती है तो उस दिन तारा बहुत देर में उठती है और सारा काम प्रगति को ही करना पड़ता है। हद हो गई, आज सारा काम मुझे ही करना पड़ा। पर कोई बात नहीं, आज सब लोग तारा दीदी को भी कामचोर कहेंगे। आज तो जेठानी का रौब कम हो जाएगा। इतनी मेहनत का कम से कम कोई फल तो मिलेगा ही। राहुल, तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है तो प्रगति से कहना कि उनका नाश्ता रूम में ही दे दे। और आज तुम्हारी भाभी कोई काम नहीं करेगी तो प्रगति को बता देना कि रात का खाना भी उसे ही बनाना है। ये सुनकर प्रगति को बहुत तेज गुस्सा आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चालाकियों में उससे भी कोई जीत सकता है। ये क्या, जेठानी तो काम नहीं करके भी बेचारी बन गई। बहुत चालाक है ये। वहीं अपने कमरे में लेटे लेटे तारा कहती है, बड़ी आई मुझे मात देने वाली। अब कर पूरा दिन किचन में काम। ऐसे ही एक दिन जब सब्जी वाला आता है तो तारा प्रगति से सब्जी लेने को कहती है। दीदी आप ही ले लो सब्जी, मुझे समझ में नहीं आती कौन सी सही है और कौन सी खराब। ठीक है, मैं ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं लूँगी तो पैसे भी मुझे ही देने पड़ेंगे और मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूँ। अब तो जेठानी के पैसे ही खर्च करवाऊँगी। लेकिन सब्जी लेने पर तारा सब्जी वाले को 500 का नोट देती है, जिसका चेंज उसके पास था नहीं। प्रगति, मेरे पास बड़ा नोट है, ज़रा इनको पैसे दे दो ना, सब्जियां बहुत ज़्यादा है, मैं अंदर लेकर जा रही हूँ। मेरे पास भी बड़ा ही नोट है, मैं नहीं दे सकती। आप किसी और से मांग लो ना, मेरे पास पैसे नहीं है। किसी और? किससे मांगो? अरे दे दो ना पैसे। अरे तो ऑनलाइन कर दो आप लोग, मैं ऑनलाइन भी लेता हूँ। जल्दी करो, मुझे और जगह भी जाना है। देखो भैया, मुझे तो ऑनलाइन करना आता नहीं। प्रगति, तुम तो पढ़ी लिखी हो और ऑनलाइन काम करना जानती भी हो, तुम ही दे दो। देखो भैया, हमारी बहू ना पढ़ी लिखी है, अब यही आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगी। अरे वाह भाभी जी, ये हुई ना बात। चलिए ज़रा जल्दी से कीजिएगा पेमेंट। हाँ अच्छा ठीक है, करती हूँ।
आखिरकार पैसे प्रगति को ही देने पड़ते हैं, जिससे प्रगति आग बबूला हो जाती है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, उसे इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि वो फिर अपनी जिठानी से हार गई। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, कुछ तो करना ही होगा। अब एक दिन प्रगति तारा से किसी पार्टी में जाने के लिए उसका एक नेकलेस मांगती है। तारा उसे वो नेकलेस बड़े आराम से दे देती है। अब ये नेकलेस मेरा है, उस दिन के पैसे मैं इससे वसूलूंगी। अब तो जेठानी को मात देकर ही रहूंगी। प्रगति उस नेकलेस को अपने पास छुपा लेती है और बाद में तारा से कह देती है कि वो खो गया। सॉरी दीदी, वो आपका नेकलेस था ना, वो मुझसे खो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। अरे ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो खो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी वो आर्टिफिशियल था। अच्छा हुआ खो गया, अब मैं नया लेकर आऊंगी। क्या? आपने मुझे आर्टिफिशियल नेकलेस दिया? हाँ, क्योंकि घर में कोई भी असली सोने के गहने है ही नहीं, वो तो सारे बैंक लॉकर में रखे हैं ना। और ऐसे पार्टी में कौन सोना पहनता है? ये सुनकर तो प्रगति अपना सिर ही पकड़ लेती है। उसे लग रहा था कि इस बार उसने अपनी जेठानी को मात दे दी है, लेकिन यहाँ भी जेठानी उससे आगे निकल गई। तारा, जरा एक कप चाय तो दे दो। जी लाती हूँ। तारा जैसे ही किचन से निकलती है तो प्रगति उसके हाथ से चाय ले लेती है। अरे आपको तो और भी काम होंगे, लाइए ये चाय जेठ जी को मैं दे आती हूँ, आप दूसरे काम कर लो। ठीक है, ले जाओ, मैं तब तक चावल पकने रख देती हूँ। प्रगति चाय लेकर आगे बढ़ती है और फिर रुककर उसमें कुछ डालने लगती है। तभी पीछे से तारा आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। प्रगति, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मिला रही हो चाय में? कुछ नहीं। कुछ नहीं की बच्ची, ये तेरे हाथ में क्या है? ये तो क्या ये सही से बोल, जुबान क्या पेट में चली गई? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? ये प्रगति आपकी चाय में कुछ मिला रही थी, पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है। क्यों री, तो क्यों मारना चाहती है हम लोगों को? ओहो, वो किसी को नहीं मारना चाहती है। मैंने उससे कहा था कि मेरी चाय में चुपके से एक्स्ट्रा चीनी मिला देना, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल फीकी चाय देती हो। और तुमने जाने उसको क्या क्या बोल रही हो, कुछ तो सोच कर बोला करो। ये सुनकर तारा हैरान हो जाती है और प्रगति साइड में खड़ी मंद मंद मुस्कुराती है। अब मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि तारा दीदी इस बात का बदला जरूर लेंगी। अब तो जेठ जी ने उनको सुना दिया है, आग बबूला होकर जेठानी जी इसका बदला मुझसे जरूर लेंगी। प्रगति जैसा सोच रही थी उसका ठीक उल्टा हो जाता है। प्रगति बीमार पड़ती है तो तारा उसकी बहुत सेवा करती है और उसका पूरा ख्याल रखती है। प्रगति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि तारा का अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तुम आराम करो प्रगति, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ठीक है दीदी, अभी तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जाइए आप भी आराम कर लीजिए। प्रगति को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। वो अगले दिन तारा से बात करती है। आप पुराना माने तो एक बात पूछूं, आप अचानक मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? कल तक तो आप मुझसे जलती थी। अरे तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं तुमसे जलती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। तारा के ये कहने पर प्रगति उससे पिछली सारी घटनाओं के बारे में डिस्कस करती है और तब उसे पता चलता है कि तारा कभी भी उसका बुरा नहीं करना चाहती थी। वो तो उसे उसकी सास के तौर तरीके सिखाना चाहती थी, क्योंकि वो ऐसा ही करती है। और उस दिन सब्जी वाले को देने के लिए उसके पास सचमुच में पैसे नहीं थे और वो खुद भी ज़्यादातर आर्टिफिशियल गहने ही पहनती है। पर तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने भर दिया कि मैं तुम्हारा बुरा चाहती हूँ? माँ जी ने जाने से पहले कहा था कि आप बहुत तेज़ हो और मुझे आपसे बचकर रहना है। असल चालाकियाँ तो माँ जी करती हैं। ये भी उनकी एक चाल थी कि उनके पीछे दोनों बहुएं एक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने हम दोनों को लड़ाने की कोशिश करी। पर अच्छा है तुमने सामने से बात कर ली तो सब क्लियर हो गया। हे भगवान, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम दोनों के बीच लड़ाई होगी तो उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। वो जैसा चाहेंगी हम लोगों से वैसा काम करा सकेंगी। पर अगर हम दोनों नहीं लड़ेंगी तो उनका ऐसा मानना है कि हम दोनों बेकाबू हो जाएंगे। घर की बहुओं को तो काबू में रहना चाहिए ना।
पर अब तो माँ जी की ये चाल पूरी तरह फेल हो चुकी है। अगर माँ जी नंबरी है तो उनकी बहू है 10 नंबरी। हाँ बिल्कुल सच। आ गई बहू, चल अब आज तेरी पहली रसोई है, जाकर खाना बना दे। जी मम्मी जी। रितु शादी के अगले दिन अपने मायके गई थी और वहां से वापस आने के बाद वो अपनी पहली रसोई करती है। वो बड़े प्यार से सबको खाना परोसती है। सब खाना खा रहे थे तब, खाना कैसा बना है मम्मी जी? ठीक है। रितु की ये बात सुनकर उसका पति रजत वो खाना बंद कर देता है। ये कोई खाना है? तुम्हें ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता क्या? सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? क्या कमी है खाने में? ओहो, अब मुझसे ही उल्टा सवाल पूछा जा रहा है। एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आया कि खाने में बस कमी ही कमी है? इतना कहकर रजत वहां से उठकर चला जाता है। अरे तुझे आगे सवाल जवाब करना जरूरी था, उसका पूरा मूड खराब कर दिया। बेचारा मेरा बेटा खाना भी खाकर नहीं गया। लेकिन मम्मी जी मैंने तो कुछ नहीं पूछा था, बस यही पूछा था कि खाने में क्या कमी है। हाय रब्बा, कितनी जबान चलाती है। यही सीख कर आई हो क्या अपने घर से? हम दोनों का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। अब पड़ गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। इतना कहकर कमला भी बीच में ही खाना छोड़कर उठ जाती है और वहां से चली जाती है। अभी रितु के साथ जो कुछ भी पहले ही दिन उसके ससुराल में हुआ वो सब देखकर उसे काफी गहरा झटका लगा, क्योंकि ये सब क्या हो गया? आखिर मैंने ऐसा क्या किया? ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। रितु को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ और बिना वजह इतना कुछ। फिर रात को, मम्मी जी आप बता दीजिए मुझे खाने में क्या बनाना है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना ले। लेकिन मम्मी जी। अरे अब क्या हो गया? मैंने सुबह अपनी मर्जी से बनाया था लेकिन आपको खाना पसंद नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए सब कैसे करना है ताकि मुझसे दोबारा वो गलती ना हो। हे भगवान, इसका मतलब तू उल्टा दोष हम पर ही डाल रही है। शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी जी आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैंने बस ऐसा इसलिए कहा था ताकि दोबारा गलती ना हो। हाय राम, कितनी चप्पड़ चप्पड़ जबान चलती है तेरी। एक से एक फट जवाब दिए जा रही है। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी बहू मिली मुझे। लेकिन मम्मी जी। उसी समय वहां रजत भी आ गया। क्या हुआ मम्मी, अब क्या कर दिया इसने? अरे बेटा इसने मुझसे खाने के लिए पूछा कि क्या बनाऊं। मैंने बोला कुछ भी बना ले अपनी मर्जी से, तो ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ाने लगी। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। क्या? देख ना तू अब। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कोई जबान नहीं लड़ा रही थी। मैंने बस पूछा था कि खाना कैसे बनाना है और क्या बनाना है ताकि सुबह की तरह कोई गलती ना हो। अच्छा, तो अब तू मेरी माँ को झूठा बता रही है? तू उन्हें झूठा साबित करना चाहती है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने किसी को भी गलत झूठा कुछ नहीं कहा। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं बस एक जनरल बात कह रही थी। हमारे सामने ज्यादा अंग्रेजी काटने की जरूरत नहीं है। एक दिन हुआ नहीं यहाँ आए और अपनी मन मर्जी करनी चालू कर दी। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। रजत बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और ये बात कहकर वो गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वहीं दूसरी तरफ रितु को सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो सब इस तरह उसकी बातों को घुमा फिरा कर उसकी बातों का गलत मतलब निकाल रहे। वो उनके इस व्यवहार से बहुत हैरान थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे तो बहुत कुछ होना था। ऐसा हर रोज होता है। तुझे कितनी बार बोला है कि मेरी कॉफी में चीनी कम होनी चाहिए? जी क्या तूने कम चीनी क्यों नहीं डाली? माफ कीजिए। अरे तुझे माफी के अलावा और कोई तीसरा शब्द आता नहीं क्या? मुंह में जबान नहीं है? मैंने कम ही चीनी डाली थी, पता नहीं ज्यादा कैसे होगी। अच्छा, तो यानी हम ही बेवजह कलेश करते हैं घर में? हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है जो हम बिना वजह तुम्हें टोकते रहता है। रुक, अभी सबक सिखाता हूं तुझे। इससे पहले कि रजत आगे कुछ बोल पाता, वहां उनकी पड़ोसन आ जाती है। अरे बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जी आंटी जी आइए ना, अंदर आइए, अभी बुलाता हूँ मम्मी को। रितु को कुछ समझ में नहीं आया। अभी 1 मिनट पहले रजत उससे बिल्कुल गुस्से में बात कर रहा था और दूसरों के सामने कितनी जल्दी उसने अपना व्यवहार ही बदल लिया। शाम को, मम्मी रजत जी मुझसे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। मुझसे यहाँ हर कोई बदतमीजी से बात करता है। मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता। अरे कैसी बात कर रही है बेटा? वही तेरा घर है अब, और वहां तेरा मन नहीं लगता?
लेकिन मुझसे बिल्कुल पराया जैसा व्यवहार करते हैं। हर छोटी छोटी बात पर बस डांटते रहते हैं और उनका गलत मतलब निकालते हैं। जरूर तेरी ही कोई गलती रही होगी बेटा। अरे इतनी सी बात का भला कौन बतंगड़ बनाता है। अब तू घर की बहू है, सारी जिम्मेदारी तेरी है। कोई गलती करेगी तो तुझे डांट तो पड़ेगी ना बेटा। इसमें भला इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मम्मी आप कभी भी मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? बिना वजह डांटना कोई सही बात है क्या? अगर मैं जवाब दूं तो भी मैं गलत, जवाब ना दूं तो भी मैं गलत। ये कौन सी बात हुई भला? देख मुझे नहीं पता, बस ये है कि तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। हमेशा अपनी सास और अपने पति की इतनी बुराई मत किया कर, वरना सब क्या सोचेंगे। लेकिन मम्मी। लेकिन कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ। रितु जब भी कोई बात अपनी मम्मी को बताती उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो उल्टा उसे ही डांट दिया करती थी। इस तरह कई महीने बीत गए। फिर एक दिन, ये क्या है? आपकी शर्ट। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन इस पर ये जो दाग है वो हटा क्यों नहीं? क्या तुम्हें ढंग से कपड़े धोने भी नहीं आते? मैंने इसे हटाने की पूरी कोशिश की लेकिन ये हटा नहीं। सब जानता हूं मैं कितनी कामचोर हो, कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। अरे कभी कोई काम ठीक से नहीं करती। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, सबक तो तुम्हें सिखाना ही होगा। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनकर रितु बहुत ही डर जाती है और रजत ने जैसा कहा वैसा ही किया। उसने रितु को एक जोरदार थप्पड़ मारा। आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ क्यों, कम असर हुआ क्या? और खुराक चाहिए? अगर आगे से ठीक से काम नहीं किया तो इससे भी बुरा हाल होगा। रजत गुस्से में वहां से चला जाता है। पहली बार तो रितु ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके बाद रजत ने उसे कई बार पीटा। फिर एक दिन रितु ने ठान लिया कि वो वहां 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। उसी समय वो अपने मायके चली जाती है। मम्मी, मैं अब अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? रितु रोते हुए सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात पर ससुराल छोड़ दिया और एक थप्पड़ी तो मारा है। क्या कहा? बस एक थप्पड़? हाँ, इसमें भला इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मम्मी आज एक थप्पड़ मारा है, कल को और भी कुछ हो सकता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मुझे तलाक चाहिए। हे राम, कैसी बातें करती है। दोबारा मत बोलियो। देख ज्यादा ड्रामा मत कर। अब वही तेरा घर है, वहीं के हिसाब से तुझे रहना होगा। वो तुझे जैसे रखेंगे तुझे वैसे ही रहना होगा। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। इतनी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देगी और अपने ससुराल नहीं जाएगी तो सब रिश्तेदार और समाज वाले क्या कहेंगे? हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं कहती हूँ तू अभी ही वापस जा। तलाक के बाद तो सब हमें पता नहीं कैसी कैसी नजरों से देखेंगे। पापा आप तो कुछ बोलो। बेटा तेरी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे हमारी नाक कट जाएगी। तू चुपचाप वापस जा और सब ठीक कर ले। तभी वहां रितु का भाई आता है। रितु इस उम्मीद में सारी बात अपने भाई को बताती है कि कम से कम वो तो उसकी साइड लेगा। लेकिन देखो रितु, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी सी बात पर तुम तलाक नहीं ले सकती। दोबारा तुमसे फिर कौन शादी करेगा? तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी और हम तो तुम्हें हमेशा यहाँ नहीं रख सकते ना। ये सब सुनकर रितु का दिल बुरी तरह टूट गया। वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और उसे वो सब याद आ जाता है जो उसके मम्मी पापा ने उसे तब कहा था जब वो ससुराल के बाद पहले दिन अपने मायके लौटी थी। ससुराल में जरा अच्छे से रहियो। जो वो कहे उनकी बातों को ध्यान से सुनियो और सब कहना मानियो। ठीक से रहना वहां, हमारी नाक मत कटवा देना। ठीक है मम्मी, अब बस भी करो। यही सब सुनकर तो बड़ी हुई हूँ। अब शादी के बाद मैं आपसे पहले दिन मिलने आई हूँ और आज भी आप फिर से शुरू हो गई। हाँ, तो लड़कियों को समझाना ही पड़ता है। उनकी जिम्मेदारी होती है घर को संभालना। अब अगर तू ठीक से नहीं रहेगी तो बात तो हमारे ऊपर ही आएगी ना। रिश्तेदार समाज वाले फिर सब क्या कहेंगे? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने ससुराल वालों की एक एक बात मानना, हमारे ऊपर उंगली ना उठने पाए। हे भगवान। रितु वापस अपने ससुराल चली जाती है। वो रजत को अपने इस व्यवहार को बदलने को कहती है, पर रजत कहाँ मानने वाला था, बल्कि उसका गुस्सा तो दिन ब दिन 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। कुछ टाइम बाद जब रितु प्रेग्नेंट थी तब भी रजत ने हमेशा उसके ऊपर हाथ उठाया। रितु हमेशा सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रही क्योंकि उसके मायके वालों ने जवाब जो दे दिया था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन, इतनी देर से कहाँ थी? रोहन को स्कूल से लेने गई थी।
इतनी देर लगती है क्या? इतनी देर कहाँ लगा दी? बाकी दिन तो आधे घंटे में आ जाती थी तुम, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लग गई? वो बस वो क्या लगा रखा है? मुंह में दही जम गई है क्या? वो रोहन का आइसक्रीम खाने का मन था तो थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा नहीं, बहुत लेट हो गया। तुम्हें घर की जिम्मेदारी अच्छे से समझनी चाहिए और सब कुछ टाइम से करना चाहिए। आगे से ध्यान से रखूंगी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रीतू सभी सिचुएशंस में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो किसी भी बात में रजत को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी, लेकिन रजत तो बेवजह गुस्सा करता ही रहता था। एक बार जब डिनर के लिए रजत का दोस्त और उसकी पत्नी आते हैं। कमाल कर दिया भाभी जी आपने, बहुत टेस्टी खाना बनाती हो आप। हाँ सच में बहुत अच्छा खाना था। जी शुक्रिया। सबके खाने के बाद जब रीतू बर्तन रसोई में लेकर जा रही थी, तब गलती से उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है। ठीक से काम नहीं कर सकती? अरे भाई कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। माफ कीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रीतू वहां से चली जाती है। भाई तेरा पारा बड़ी जल्दी हाई हो जाता है। जरा देख तो, भाभी तेरी बातों को कितने अच्छे से मानती है, और एक हमें देखो। अच्छा जी, ऐसी बात है, रुकिए घर चलिए जरा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली मत लो। उनके जाने के बाद रजत गुस्से में रीतू के पास जाता है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया था ना? मैंने क्या किया? तुम पूछ रही हो तुमने क्या किया? तुम नहीं जानती? नहीं। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? उनके सामने तुम दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर बिना वजह गुस्सा करता हूँ, इसीलिए तुमने जानबूझकर सामान गिराया ताकि मैं तुम्हें डांटूं, क्योंकि मुझे उस चीज पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कितनी बार समझाऊं, मैं ऐसा कुछ भी सोचकर कोई काम नहीं करती। कभी गलती से हो जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्यों हमेशा मेरे साथ गुस्से में ही बुरा व्यवहार करते हैं? पहली बार रितु ने अपने मन की बात कही, लेकिन रजत को वो बिल्कुल भी राज नहीं आया, बल्कि ऐसा करने से तो आग में घी डालने जैसा काम हो गया। रजत ने रितु को फिर से पीटा। आगे से मुझसे जबान मत लड़ाना। रजत वहां से चला जाता है। रितु वहीं बैठकर रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आखिर कभी क्या गलत किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? अगर मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया होता तो आज मेरी हालत ऐसी ना रही होती। ऐसे रिश्ते में बनने से अच्छा है कि मैं अकेली रह लेती। जब रीतु रो रही थी तब वहां उसका 10 साल का बेटा रोहन आता है। मम्मा आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस मेरी आंख में ना कुछ चला गया था। मम्मी पापा आपको बहुत परेशान करते हैं? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं मम्मा, आप रो मत, मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, मैं आपको कभी रोने नहीं दूंगा। अरे बेटा तुम ज्यादा सोचो मत, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा था कि उसके घर में आखिर क्या हो रहा है। समय गुजर रहा था। समय के साथ रीतु उस माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। कई साल बीत गए, लेकिन कुछ था जो बदल गया। फिर एक दिन जब रीतु एक पड़ोसी से बात कर रही थी। जी नहीं, हमारे पास तो नहीं है, आप मिसेस शर्मा से पूछ लीजिए। जी ठीक है, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। रजत कहीं बाहर से आ रहा था और उन्हें बात करता हुआ देखकर उसे गुस्सा आ गया। रजत उनके पास जाकर गुस्से में कहता है, चुपचाप अंदर चलो, बाहर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस। मैंने कहा अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद, अब तुम दूसरे लड़कों से भी बातें करने लगी हो? हैं? क्या बात कर रही थी तुम? कुछ नहीं, वो बस मुझसे कुछ सामान के लिए पूछ रहे थे। शर्म नहीं आती ऐसे गली में खड़े होकर लड़कों से बात करते हुए? रीतु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसने आज तक इतना सब बर्दाश्त किया, लेकिन आज उसके ऊपर ऐसा इल्जाम भी लगाया जा रहा था। उससे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। बस बहुत हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैंने आज तक इतना कुछ सहा, लेकिन अब मुझ में बर्दाश्त करने की और हिम्मत नहीं है। अच्छा, अब जुबान भी चलने लगी? रजत जैसे ही रीतु पर हाथ उठाने वाला था, रोहन वहां आ जाता है। अब मम्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ओहो, अब तुम्हें भी मेरे खिलाफ बोलना है? सही पट्टी पड़ाई है तुम्हें। मुझे किसी ने पट्टी नहीं पढ़ाई, ये जो हो रहा है वो गलत है पापा। रोहन के बोलने पर रजत को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोरदार थप्पड़ मार के वहां से चला जाता है। बेटा तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था ना।
क्यों मम्मा? आप इतने सालों से इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो, कभी किसी ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी। आपको नानी नाना भी नहीं बुलाते, मामा भी नहीं बुलाते, और ये घर वाले तो आपको समझते ही नहीं। लेकिन कोई और है जो आपका साथ दे ना दे, मैं दूंगा। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं मम्मा, मैं आपका ध्यान रखूंगा। रोहन अपनी मम्मी को लेकर वहां से चला जाता है और अलग रहने लगता है। और जैसे ये बात रितु के मायके वालों को पता चलती है, वो उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये तूने क्या कर दिया? हमारे सब रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, सब हमसे पूछ रहे हैं, हम उन्हें क्या जवाब दे? समाज वाले क्या कहेंगे? तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। अभी भी मौका है, सब ठीक कर लो। वाह मम्मी पापा, अभी भी आपको बस समाज वालों का डर है, लेकिन इतने सालों से मैंने जो कुछ सहा वो आपको नहीं दिख रहा। अगर आपने मेरी बात पहले सुन ली होती ना, तो आज इतनी बड़ी नौबत नहीं आती। मुझे लगा आपने हमें इसलिए बुलाया कि शायद अब आप हमें समझेंगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम कैसी बात कर रही हो? एक तो तुमने बात को बढ़ा कर रखा है, और ये सब नॉर्मल सी बात है। हर घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। थोड़ा बहुत नहीं भैया, मैंने बहुत कुछ सहा है। माना कि तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन ऐसे अकेले जीवन कैसे काटोगी? वापस जाओ बेटा, अकेले रहना आसान नहीं है। आपको किसने कहा मम्मा अकेली है? मैं हूं ना। मैं हमेशा अपनी मम्मा का ध्यान रखूंगा। भले ही किसी ने भी मुसीबत के समय मम्मा से मुंह फेर लिया हो, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। अरे लेकिन चलिए मम्मा, हम चलते हैं। मेरे रहते आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगा। कोई आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रोहन उनकी बात बीच में काटकर रितु का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। आखिर में रितु को उसके बेटे ने ही समझा, बाकी किसी ने उसका साथ भी नहीं दिया।